Namaste. I welcome you all in our today's live discussion on financial and general knowledge for bankers and competitive examinations जिसमें हम लास्ट वीक में जो इम्पोर्टेंट नेशनल अफेयर्स के बारे जो हुए हैं या वेदर इट इज़ रीजनल अफेयर्स हो या इंटरनेशनल अफेयर्स हो जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या बैंकर्स प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। सो डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप आपका ऑडियो और वीडियो चेक कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डिस्कशन अगर आपको कोई क्वेरी हो या अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आपका क्वेश्चन आप चैट बॉक्स के थ्रू पूछ लीजिए या आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें पूछ लीजिए। डेफिनेटली वी विल रिस्पॉन्ड इट। आज का जो हमारा डिस्कशन है इट इज़ कंटिन्यूसली 9 डिस्कशन इन अ रो। अभी तक हमने पीछे 8 सेशंस कंडक्ट किए हैं उसमें जो सभी पार्टिसिपेंट्स का रिस्पॉन्स आया है विच गिव्स अस एन एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन फॉर कमिंग आउट फॉर रेगुलर डिस्कशंस ऑन दिस सेक्शन। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसमें कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए। डेफिनेटली वी विल कंसिडर योर सजेशन इन ए पॉजिटिव मैनर। तो आज का फर्स्ट न्यूज़ यही है कि ड्यूरिंग द लास्ट वीक टाटा स्टील कमीशन इंडियाज लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नास इन कलिंगनगर Kalinganagar, Odisha on September 20th 24 as a part of its phase 2 expansion. सो टाटा ने जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस जो कलिंगनगर में इंस्टॉल किया हुआ है उसको उन्होंने 20 सितंबर 2024 को कमीशन कर दिया, स्टार्ट कर दिया एज अ पार्ट ऑफ देयर फेज 2 एक्सपांशन। इसकी वजह से बिकॉज ऑफ कमीशनिंग ऑफ दिस ब्लास्ट उनकी जो कैपेसिटी जो है प्लांट की कैपेसिटी 3 मिलियन टन्स पर एन्यूम से 8 मिलियन टन्स पर एन्यूम बढ़ जाएगी। द कैपेसिटी विल इंक्रीज फ्रॉम 3 MTPA टू MTPA पर एन्यूम एंड तो इसके लिए उनको टोटल लागत जो है 27,000 करोड़ की करनी पड़ी। द टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर द एक्सपांशन इज ₹27,000 करोड़। सो लेट अस रीड इट अगेन। द टाटा स्टील कमीशन India's second largest blast furnace in Kalinganagar, Odisha on September 20, 2024 as a part of its phase 2 expansion, and the expansion will increase the plant's capacity from 3 million tons per annum 3 MTPA through to 8 MTPA, and total investment for the expansion is 27,000 crore. सो नटशेल में हम यही ध्यान में रखेंगे कि टाटा स्टील ने कलिंगनगर में जो नया ब्लास्ट फर्नास इंस्टॉल किया, कमीशन किया है, उसकी वजह से उनकी एनुअल कैपेसिटी 3 मेट्रिक टन पर एन्यूम से 8 MTPA हो जाएगी एंड इसके लिए टाटा ने टोटल 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की हुई है। द सेकंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज केरला, तमिलनाडु एंड जम्मू एंड कश्मीर the top 3 performance in FSSAI State Food Safety Index 2024 released by the Food Safety and Standard Authority of India. तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उनका जो स्टेट फूड इंडेक्स 2024 का जो SFS है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो रिलीज किया उसमें केरल स्टूड फर्स्ट, केरल इज ऑन द टॉप, तमिलनाडु इज नंबर 2 एंड जम्मू कश्मीर इज एट नंबर 3 ऑन ऑल इंडिया बेसिस। अभी SFS इंडेक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SFS इंडेक्स? सो SFS इंडेक्स इज a quantitative and qualitative benchmarking framework that evaluates states and union territories on various food safety parameters, which includes human resources and institutional data, compliances, food testing infrastructure and surveillance, training and capacity building, and consumer empowerment. तो
स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है, व्हाट इज दिस? इट इज नथिंग बट द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बेंचमार्क फ्रेमवर्क है, जिसमें ये देखा जाता है कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज जो है वो फूड सेफ्टी पैरामीटर्स में क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, कितनी प्रिकॉशंस लेते हैं, उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। जो अलग अलग पैरामीटर्स उसमें इन्वॉल्व किए हैं, इंक्लूड किए हैं, सम ऑफ देम आर, एक तो ह्यूमन रिसोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा इज द वन ऑफ द क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया इसके बारे में कंप्लायंसेस किस तरह से स्टेट करते हैं ताकि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। फूड टेस्टिंग के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड व्हाट इज देयर सर्वेलेंस प्रोसीजर, उनकी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या लेवल क्या अवेलेबल है, एंड लास्ट इज कंज्यूमर एम्पावरमेंट। सो दीज आर द 5 important parameters or 6 important parameters that are included to calculate the ranking of the individual state in this SFS index. Next news. Labor Ministry onboards 10 welfare schemes on e-Shram portal। जो प्रीवियस सेशंस में हमने डिस्कस किया था कि लेबर मिनिस्ट्री ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, तो लेबर मिनिस्ट्री की जो 10 अलग अलग स्कीमें चल रही हैं उनको नाउ गवर्नमेंट हैज ऑनबोर्डेड ऑन ई श्रम पोर्टल। द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज एडेड 10 सोशल वेलफेयर स्कीम्स ऑन द ई श्रम पोर्टल, ए सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन इंडिया। कि गवर्नमेंट ने उनकी जो 10 सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इंडिया, या अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए जो उनकी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसमें से 10 स्कीम्स ई श्रम पोर्टल पे ऑनबोर्ड किया है, लॉन्च की है। कौन सी स्कीम्स हैं? क्योंकि दी स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके कोई भी स्कीम के बारे में वो हमें पूछ सकते हैं। व्हाट आर द नेम्स? पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएमएस वनिधि, देन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, मनरेगा, ये जो हम बोलते हैं महात्मा गांधी नरेगा। देन नेक्स्ट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, नेक्स्ट प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल एंड पीएम श्रमयोगी मानधन, नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन, नेशनल विडो पेंशन, पीएम मत्स्य संपदा योजना एंड स्किल इंडिया डिजिटल हब। तो ये जो 10 स्कीम्स हैं, ये 10 स्कीम्स को गवर्नमेंट ने या लेबर मिनिस्ट्री ने ई श्रम पोर्टल पे ऑन बोर्ड किया हुआ है, की हुई है। Going forward, the government will integrate all welfare schemes on the portal, which will be a comprehensive database for all beneficiaries in India. गवर्नमेंट का प्लान यही है कि फ्यूचर में जो भी सभी वेलफेयर स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, वो सभी स्कीम्स इस पोर्टल पे वो लॉन्च करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ताकि जो भी इंडिया में जो भी व्यक्ति उसका इस गवर्नमेंट के स्कीम्स का बेनिफिट ले लेती है, उनका डाटा एक ही जगह इंटीग्रेट हो जाएगा, एंड दैट डाटा विल बी अवेलेबल एट वन प्लेस। नेक्स्ट, वोडाफोन इंडिया रिसेंटली फाइनलाइज $3.6 billion deal with Nokia, Ericsson and Samsung to purchase network equipment over the next 3 years. So वोडाफोन ने $3.6 billion का डील फाइनलाइज किया है। किन के साथ किया है? उन्होंने नोकिया, एरिक्सन एंड सैमसंग के साथ नेटवर्क इक्विपमेंट परचेज करने के लिए $3.6 बिलियन का डील फाइनल किया हुआ है। एंड ये जो इक्विपमेंट है उनको अगले 3 साल में सबमिट करना है या सप्लाई करना है। The deal marks as the first step towards the rollout of the company's transformative 3-year capex plan of $6.6 billion। तो कंपनी का टोटल कैपेक्स प्लान जो है
वो 6.6 बिलियन डॉलर का प्लान है एंड वो पूरे 3 साल का शेड्यूल है। उसमें से पहला 3.6 बिलियन डॉलर का जो ऑर्डर है या जो डील है वो उन्होंने नोकिया, एरिक्सन एंड सैमसंग के साथ फाइनल किया हुआ है। तो ये जो कैपेक्स किया जाएगा उसके कंपनी कहाँ यूटिलाइज करेगी? कंपनी विल यूटिलाइज दिस कैपेक्स फॉर एक्सपांडिंग 4G कवरेज फ्रॉम 1.03 बिलियन टू 1.2 बिलियन पीपल। तो अभी जो कंपनी के 1.03 बिलियन पीपल जो 4G कवरेज पे हैं या जो 4G का बेनिफिट ले रहे हैं, दैट नंबर विल गेट इंक्रीज टू 1.20 बिलियन पीपल। देन लॉन्च ऑफ 5G इन की मार्केट, जो भी की मार्केट्स हैं वहाँ कंपनी 5G लॉन्च करना चाहती है, वहाँ वो लॉन्च कर सकेगी। इंक्रीज नेटवर्क कैपेसिटी टू मीट ग्रोइंग डाटा डिमांड्स। तो जो भी डाटा की जो डिमांड्स रहेगी उसको मिटिगेट करने के लिए जो नेटवर्क कैपेसिटी उनको बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल एक्सपांशन प्लान। It is one of the biggest capital expansion plan because amount is very huge, that is $6.6 billion. The capex is currently being funded by the company's recent equity raise. अभी कंपनी ने रिसेंटली इक्विटी कैपिटल रेज किया था, तो अब जो खर्चा कंपनी कर रही है अभी फर्स्ट फेज में जो खर्चा होगा दैट विल बी मेड आउट ऑफ दैट इक्विटी रेज बाय द कंपनी। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपेक्स के लिए for long-term capex, the company is in advanced stage with the existing and new lenders to tie up to 25,000 crore for funded and rupees 10,000 crore for non-funded facilities. इट मीन्स कंपनी को अभी का जो कैपेक्स है वो कंपनी अपने इक्विटी से कर रही है, लेकिन जो उनको लॉन्ग टर्म कैपेक्स करना है उसके लिए कंपनी को 25,000 रुपये की फंड बेस की ज़रूरत है एंड 25,000 करोड़ की फंड बेस ज़रूरत है एंड 10,000 करोड़ की नॉन फंड बेस फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। एंड उसी के लिए वो उनके प्रेजेंट लेंडर्स, एग्जिस्टिंग लेंडर्स, उसी के साथ साथ नए लेंडर्स के साथ भी डिस्कशन कर रहे हैं एंड दैट कैपेक्स विल बी मिटिगेटेड थ्रू द फंड्स जनरेटेड थ्रू दीज लेंडर्स ओनली। नेक्स्ट न्यूज़, इंडियन मेन एंड वुमेन विन मेडन चेस ओलंपियाड गोल्ड मेडल्स। दिस इज एक इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। इंडिया ऑन फर्स्टली वी विल रीड इट देन वी विल डिस्कस इट। India on 22nd September 2024 scripted history as its men's and women's team clinched their maiden gold medal in the 45th Chess Olympiad after beating their respective opponents in the final round here। यहाँ देखिए कि इंडिया के मेन टीम एज वेल एज मेन एंड वुमेन बोथ द टीम्स दोनों ने अपना पहला चेस ओलंपियाड गोल्ड मेडल्स 22 सितंबर 2024 को अचीव कर दिया। सो एक इंडिया ने ये हिस्ट्री लिख दी क्योंकि दिस इज अचीव्ड इन द 45th चेस ओलंपियाड में इंडिया को फर्स्ट मेडन गोल्ड मिल गया। उसमें द मेन टीम डिफीटेड स्लोवेनिया आफ्टर डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी, R. Pragnananda won their respective matches in the 11th and final round match। जब इन तीनों ने अपना 11वां और फाइनल राउंड मैच स्लोवेनिया के अगेंस्ट जीत के इंडिया को गोल्ड मेडल दे दिया, गोल्ड मेडल अचीव कर दिया। देन इसी तरह से ऋतिका द्रोणावली, R. वैशाली, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल एंड तानिया सचदेवा with Abhijit Kunte as their captain claimed the top honors in the world's event ahead of Kazakhstan and USA to complete an India sweep। तो इंडिया को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको कजाकिस्तान एंड यूएसए को पीछे छोड़ना पड़ा। इनसे आगे जाके इंडिया ने वुमेन्स का गोल्ड मेडल हासिल कर दिया। सो इट्स अ हिस्ट्री
achieved by or history done by the Indians men and women team in chess Olympiad gold medals, and that is the 45th चेस ओलंपियाड में ये हमें सक्सेस मिला हुआ है। तो इंडिया ने काफ़ी टाइम उसके लिए वेट किया था। इसके पहले इंडियन मेन हैड अर्लियर वन two bronze in 2014 and 2022 in the tournament, and Indian women had won a bronze in the 2022. So 2022 में मेन एंड वुमेन दोनों टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया था, लेकिन मेन टीम ने बिफोर 2022 में 2022 के बिफोर 2022 2014 में भी ब्रॉन्ज मेडल पहले अचीव किया था। So it's a great honor it's a great honor for the country, and that history has been noted on 22nd September 2024. It is very important news for those who are appearing for the competitive examination. MCA Ministry of Corporate Affairs MCA grants 5-year dematerialization breather for producer companies. सो जो प्रोड्यूसर कंपनीज है उसके बारे में डिटेल हम अंडरस्टैंड करेंगे। जो प्रोड्यूसर कंपनीज है उनको अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होंगे फिजिकल फॉर्म में है उसको डीमेटेरियलाइज करने के लिए जो अभी सितंबर तक पीरियड अलाउड किया था उसको एमसीए ने 5 साल के लिए एक्सटेंशन कर दिया है, एंड दे कैन डू इट टिल मार्च 2028। सो अभी हम इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। प्रोड्यूसर कंपनीज who were earlier required to complete dematerialization of their existing shares by 30th September 2024 have now given time till the end of March 2028 to achieve full compliance. जो भी प्रोड्यूसर कंपनीज है, अभी कौन प्रोड्यूसर कंपनी किसको कह रहा है इन दिस रिस्पेक्ट? ए प्रोड्यूसर कंपनी इज ए कॉर्पोरेट एंटिटी डिजाइन फॉर अ फार्मर and producers primarily involved in agricultural and related activities. तो जो भी एक फार्मर्स की कंपनी हो, साथ साथ जो कंपनी एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ के प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व हो उनको एक प्रोड्यूसर कंपनी करके पहचाना जाता है। उनके लिए गवर्नमेंट की या एमसीए की इंस्ट्रक्शन थी कि उनके जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसको 30 सितंबर 2024 तक उनको डीमेटेरियलाइज करना था, लेकिन गवर्नमेंट हैज़ परमिटेड देम फॉर अचीविंग दिस कंप्लायंस अप टू मार्च 2028. So accordingly, they got 4.5 years time now for completion of this process. Next is Marxist leader Anura Dissanayake wins Sri Lanka's presidential election. So Marxist leader Anura Kumara Dissanayake on 22nd September 2024 was declared winner of the Sri Lankan presidential election by the country's election commission after an unprecedented second round of counting of votes, and he will be the 9th president of the island nation. सो लास्ट वीक में जो श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल पोजीशन के लिए जो इलेक्शन हुए उसमें अनुरा डिस्सानायके जीत गए हैं, एंड ड्यूरिंग हिज सेकंड राउंड ऑफ वोटिंग या सेकंड राउंडिंग ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स में उनको इलेक्शन कमीशन ने विनर करके डिक्लेयर किया, एंड he is the 9th president of the island nation. It is also important for us from our exam point of view. Next, index of labor demand. Index of labor demand supply in book of job soon. तो गवर्नमेंट एक लेबर का इंडेक्स ऑफ लेबर डिमांड एंड सप्लाई इन बुक ऑफ जॉब सोन. India is planning to develop an index that will map the demand and supply gap of workers for both white and blue collar occupations in every state. इंडिया एक नया इंडेक्स लॉन्च करने के लिए स्टार्ट कर रही है, सोच रही है कि जिसमें जो ब्लू कॉलर जॉब्स हो या वाइट कॉलर जॉब्स हो दोनों में जो डिमांड एंड सप्लाई की जो गैप है उसके बारे में एक इंडेक्स बनाएगी,
एंड हर एक स्टेट उस अपने स्टेट का पोजीशन उसमें रख देंगे, ताकि उसी की बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट विल कम टू नो हाउ मच इज द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई फॉर द स्पेसिफिक जॉब्स. The Ministry of Labor and Employment is developing the Occupational Shortage Index. What is this? What is the name of this index? इसको वो नाम देंगे Occupational Shortage Index in consultation with the International Labour Organization ILO, because ILO is also working in that. So on the basis of, after consulting with them, India will launch the Occupational Shortage Index. And what is his aim? This is aimed at long-term labor market planning and development of policies to facilitate the employment generation. बिकॉज एक बार इसमें डाटा अपडेट हो गया, उसी वजह से उसके बाद गवर्नमेंट विल अंडरस्टैंड हाउ मच इज द डिमांड एंड सप्लाई गैप in the specific white collar as well as blue collar occupations or blue collar jobs. Once they understand this, then on the basis of that, government will be able to do planning and government can form the or frame the policies, ताकि ये जो गैप रहेगी डिमांड एंड सप्लाई गैप, that will get reduced and it will help the government to facilitate employment generation. शुरुआत में to begin with, mapping could be done for managerial positions, health professionals, cleaner and helpers etc. तो इन्हीं जब ये इंडेक्स स्टार्ट हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, इमीडिएटली शुरुआत में गवर्नमेंट मैनेजरियल पोजीशंस के लिए डिमांड सप्लाई पोजीशन आइडेंटिफाई करेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स हो, क्लीनर्स एंड हेल्पर्स, इन्हीं के ऊपर फर्स्टली गवर्नमेंट विल अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट विल स्टडी and then this will the data or the contents of this index will go on increasing. SEBI mandates UPI. Next news. SEBI mandates UPI for public issue applications of debt securities. SEBI mandates UPI for public issue applications of debt securities. पहले हम पढ़ लेंगे because we should know in detail about this news. To streamline the application process for public issue of debt securities, market regulator SEBI on 24 September 2024 asked individual investors applying for amounts up to rupees 5 lakhs through intermediaries to use only UPI to block the funds. क्या सेबी ने ऑर्डर इशू कर दी है कि जो भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स पब्लिक इशू डेब्ट सिक्योरिटीज का जो पब्लिक इशू आता है उसमें 5 लाख रुपए तक का अप्लाई करते हैं, वो यूपीआई का यूज करके एप्लीकेशन करे एंड अपने फंड्स जो है उसको यूपीआई के थ्रू ब्लॉक कर ले. इसका व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस, ताकि ये जो गवर्नमेंट जो है ये पब्लिक इशू ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज की जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करना चाहती हैं. तो पब्लिक डेब्ट सिक्योरिटीज की पब्लिक इशू को की प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए सेबी ने 24 सितंबर 2024 को सर्कुलर निकाल के जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स वो 5 लाख रुपए तक का अप्लाई करते हैं उनको उनके अपने फंड्स यूपीआई के थ्रू ब्लॉक करने के लिए एडवाइस दे दी है. फर्दर, investors will continue to have the choice of availing other methods like applying through the self-certified syndicate banks or the stock exchange platform for making applications. लेकिन इसी के साथ साथ अभी बाकी के जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो भी एप्लीकेशन ओपन रहेंगे. इंडिविजुअल्स कैन मेक द यूज ऑफ अदर ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल ऑल्सो. तो इंडिविजुअल दिस इज द एडिशनल एप्लीकेशन, एडिशनल सोर्स अवेलेबल फॉर द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स सो दैट आईपीओ प्रोसेस जो है वो स्ट्रीमलाइन की जा सकती है. बट इन एडिशन टू यूपीआई instruction given for blocking the funds through UPI,
जो अभी एग्जिस्टिंग अल्टरनेट एवेन्यूज अवेलेबल हैं वो भी इसी तरह से कंटिन्यू होते रहेंगे, चलते रहेंगे. These provisions will apply to public issues of debt securities starting from 1st November 2024. सो ये जो नई गाइडलाइंस है, नए एडवाइस है, नई एडवाइजरी जो है वो 1 नवंबर 2024 के साथ 24 से इम्प्लीमेंट होगी या 1 नवंबर 2024 के बाद से इम्प्लीमेंट होगी. अभी तक हमने काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हुए हैं. हमने सभी ऑल स्पेयर्स ऑफ एक्टिविटीज़ वी आर ट्राइंग टू कवर, ताकि ड्यूरिंग वीक जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उसके ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, यू विल बी एबल टू रिप्लाई. लेकिन अभी जो हमारे बैंकर्स कलीग्स हैं उनके लिए हम बताना चाहते हैं कि वी आर कंडक्टिंग रेगुलर क्लासेस फॉर JIB एंड CIB ऑल्सो. द न्यू बैच हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, जिसमें हम रेगुलर ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कराते हैं. उसके लिए रजिस्ट्रेशन हैज़ ऑलरेडी बीन ओपन, रजिस्ट्रेशन हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड. लेकिन जो भी क्लासेस हम कंडक्ट करते हैं उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी पार्टिसिपेंट्स को दिया जाता है, सो दैट दे कैन डू द रिवीजन एज पर देयर कन्वीनियंस ऑल्सो. इसी के साथ साथ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का किट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि JIB एग्जामिनेशन हो या CIB एग्जामिनेशन हो, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतना हमारा स्पीड बढ़ता है, एक्यूरेसी बढ़ती है एंड उतने कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं, जो हमें एग्ज़ाम में हमारा पेपर सॉल्व करने के लिए एंड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं. CIB में केस स्टडीज़ प्लेज अ वाइटल रोल. तो CIB पार्टिसिपेंट्स के लिए हम केस स्टडीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसकी प्रैक्टिस की वजह से जो एग्जामिनेशन में केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस आते हैं, पार्टिसिपेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व देयर क्वेश्चंस इन टाइम एंड वो एग्जाम में अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं. इसके लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि दोज हु विश टू गो फॉर दैट, please refer the links given in description box and they can make the maximum use of it. Now we are offering JIB at a concessional price of 2,999 rupees. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए, ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकेंगे. नेक्स्ट न्यूज, हुडको रेजेस 448 million in yen debt in a rare transaction for state-owned firms. The Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) has raised 60 billion yen. कितना? 60 billion yen, big amount, $448 million from three of the largest banks in Japan in what is a rare transaction for a government-owned company in that currency. हुडको ने जापान के जो 3 लार्जेस्ट बैंक हैं उनसे 60 बिलियन येन, दैट इज अगर हम उसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे देन इट कम्स टू 448 मिलियन डॉलर हो जाएंगे, उतनी अमाउंट रेज कर दी है. लेकिन कोई भी गवर्नमेंट ओन कंपनी के लिए येन की ये जो ट्रांजैक्शन है, विच इज़ अ वेरी रेयर ट्रांजैक्शन एंड दैट इज़ द रीज़न it has become an important transaction or important news of the week. क्योंकि ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. This question they may ask you in your examination. कौन से 3 बैंक हैं जापान के? एक तो Mitsubishi UFJ Financial Group, this is the first bank. Then second is Sumitomo Mitsui Banking Corporation, second one, and Mizuho Bank is the third one. ये जापान के जो 3 of the largest banking group in Japan by assets, largest by asset size. तो जो 3 सबसे बड़े बैंक है जापान के, they have come together to finance a rare loan for HUDCO. तो ये 3 जो बड़े बैंक से जापान में by asset size, तीनों ने इकट्ठा आके हुडको के लिए लोन रेज किया हुआ है या लोन फाइनेंस किया हुआ है. ये जो लोन जो रेज किया हुआ है, दी 10 ईयर कितना है? 5 ईयर. दी 5 ईयर लोन वॉज प्राइस एट 70 basis points above the टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट
शॉर्ट फॉर्म क्या है उनका, या हाउ इट इज नोन, टोनर, TONAR, टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट, दिस इज द इंटरबैंक बेंचमार्क रेट इन जापान. सो जापान का इंटरबैंक बेंचमार्क रेट जो है विच इज नोन एज अ टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट, दैट इज टोनर, उसमें दिस रेट plus 70 basis point will be the rate of interest that is applicable for this loan, and the funds will be swapped to the dollar and brought into India to use for domestic lending purpose. तो ये जो येन करेंसी में जो लोन दिया है that will be swapped to dollar, that will be converted to dollar, and then इंडिया में डॉलर लेके आ जाएंगे and वो हुड को डोमेस्टिक लेंडिंग पर्पस के लिए यूटिलाइज करेंगे. So in nutshell we can say that now this first line has become important. आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा. हुडको ने जापान के जो 3 बड़े बैंक से बाय एसेट साइज उनसे $448 मिलियन या 60 बिलियन लोन का 60 बिलियन येन का लोन रेज किया हुआ है. लोन का टेन्योर 5 साल का है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट, टोनार जो इंटरबैंक बेंचमार्क रेट इन जापान है, उसमें 70 बेसिस पॉइंट ऐड करना है. सो टोनार प्लस 70 बेसिस पॉइंट विल बी द एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये जो फंड्स रेज किए हैं वो डॉलर में स्वैप किए जाएंगे एंड देन वो फंड्स इंडिया में आके दैट फंड्स विल बी यूटिलाइज फॉर डोमेस्टिक लेंडिंग पर्पज. एंड दिस इज one of the rarest transaction that has been done by the any government organization with the Japanese bank. So this is again very important news, important event that has taken place during last week. Next, Airtel launches artificial intelligence powered spam detection first solution in India. So एयरटेल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से एक AI पावर्ड स्पैम डिटेक्शन सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है एंड दैट इज द फर्स्ट सॉल्यूशन इन इंडिया. इसके वजह से क्या होगा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? भारती एयरटेल, इंडियाज लीडिंग टेलीकॉम प्रोवाइडर, ये फर्स्ट क्वेश्चन यही आएगा, हु इज इंडियाज लीडिंग टेलीकॉम प्रोवाइडर? आवर आंसर विल बी भारती एयरटेल. भारती एयरटेल unveiled the country's first network-based artificial intelligence-powered spam detection solution on September 25, 2024. So इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड स्पैम डिटेक्शन सॉल्यूशन जो है वो भारती एयरटेल में 25 सितंबर को लॉन्च किया है. अभी what that app will do? This system designed to combat unwanted calls and messages. जो भी हमें unwanted calls या messages आते हैं उसको वो immediately identify करेंगे, आपको उसके बारे में नोटिस भी दे देंगे. So ये जो सिस्टम है it will process 1 trillion records in रियल टाइम बेसिस पे 1 ट्रिलियन रिकॉर्ड्स वो एसेस करेंगे, प्रोसेस करेंगे, flagging 100 million potential spam calls and 3 million spams SMS डेली कितने करेंगे? 100 मिलियन, 100 मिलियन यानी 10 करोड़ जो पोटेंशियल स्पैम कॉल्स होंगे उसको वो फ्लैग ऑफ करेंगे, दिखा देंगे लोगों को. साथ साथ स्पैम SMS जो 30 लाख के 33 मिलियन स्पैम SMS वो डेली बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दैट इज देयर कैपेसिटी, दैट इज देयर पावर. So this is the first spam detection solution in India has been launched by Airtel or Bharti Airtel. Again, this is important news from our examination point of view. And this has already been started. आपने शायद नोटिस भी किया होगा कि जब भी आपको कहीं नंबर आता है तो वहाँ मैसेज आ रहा है nowadays that spam detected या likely spam. इस तरह से मैसेज भी अभी आपके स्क्रीन पे दिखाना स्टार्ट हो गया है. Next news. Amazon Web Services partners with NHA. NHA का मतलब क्या है? या नेशनल हेल्थ अथॉरिटी. जेम पोर्टल तो आप सभी को मालूम होगा. जेम पोर्टल मीन्स गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस. जेम पोर्टल जो है वो एंड PSBA पब्लिक सेक्टर बैंक अलायंस टू बूस्ट इंडियाज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर.
कि इंडिया में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने अमेजॉन वेब सर्विस के साथ टाई अप किया हुआ है. इन व्हाट रिस्पेक्ट दिस टाई अप दिस, लेट अस डिस्कस. Amazon Web Services AWS India has announced that the National Health Authority NHA, Government e-Marketplace GEM portal and the Public Sector Bank Alliance PSBA are adopting AWS technology to build scalable solutions. तो स्केलेबल सॉल्यूशंस को यूज करने के लिए या स्केलेबल सॉल्यूशंस बनाने के लिए ये तीनों जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ टाई अप कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है, ताकि वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकेंगे. अभी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ PSBA, पब्लिक सेक्टर बैंक अलायंस? पब्लिक सेक्टर बैंक अलायंस जो है, इट इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स. 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इकट्ठी आई हुए एंड उन्होंने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है विच इज़ नोन एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक्स अलायंसेस. PSBA हैज चूजन Amazon Web Services as a cloud service provider to offer cloud computing services to such bank. तो उन्होंने AWS के लिए अपना क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर करके सिलेक्ट किया हुआ है, ताकि AWS जो है वो उनको क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एंड दैट विल बी बेनिफिशियल टू PSBA. This empanelment will enable the banks to adopt AWS through PSBA's community cloud service without creating separate procurement process for their cloud computing requirement. इसका पब्लिक सेक्टर बैंक्स को क्या बेनिफिट होगा? ये जो empanelment will enable the banks to adopt Amazon Web Services through PSBA's community cloud services. सो PSBA ने जो अपना कम्युनिटी क्लाउड सर्विस जो किया हुआ है उसमें कोई एडिशनल या सेपरेट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस करने की सिवा उनको AWS को वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो अडॉप्ट कर सकते हैं. दिस इज द बेनिफिट फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉर दिस. व्हाट इज फॉर द जेम पोर्टल ई मार्केट प्लेस? द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दैट इज जेम, which is the company claims to be the world's second largest public procurement platform. It is again important for you from your examination. It is world's second largest public procurement platform is GEM portal. Government's e-marketplace is also using the AWS. And third, NHA, National Health Authority. National Health Authority is building on AWS to transform healthcare and establish an open digital health ecosystem in India. जो इंडिया की हेल्थ केयर के लिए जो उनको डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम यूज़ करना है या हेल्थ केयर सिस्टम को जो उसको ट्रांसफॉर्म करना है, वो अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ टाई अप करके डीलिंग करके बिल्टअप करना चाहती है, सिस्टम स्टार्ट करना चाहती है. इट एम्स टू build integrated digital health infrastructure in India and provide health coverage to more than 550 million citizens through the schemes like Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, ABPMJY and Ayushman Bharat Digital Mission. So government wants to make the use of AWS for integrating the digital health infrastructure in India as well as जो हेल्थ कवरेज जो मैक्सिमम लोगों को देना है, ऑलमोस्ट 55 करोड़ सिटीजन्स को जो देना है, दैट कैन बी डन थ्रू दिस. सो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट न्यूज, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट हैज टेकन प्लेस ड्यूरिंग द लास्ट वीक. नाउ वी आर इन एजुकेशनल फील्ड. 3 IIMs and ISB Hyderabad among the world's top 100 for MBA courses QS रैंकिंग. जो QS ने जो 2024 के लिए जो रैंकिंग अनाउंस किया हुआ है उसमें इंडिया की 3 IIMs एंड ISB हैदराबाद टॉप 100 के लिस्ट में अपीयर कर रहे हैं. कौन से 3 IIMs है?
Three Indian Institute of Management (IIMs) and Indian School of Business Hyderabad (ISB) have figured in world's top 100 for their MBA courses according to QS ranking announced on 25th September 2024. सो जो क्यू एस रैंकिंग 25 सितंबर को जो क्यू एस रैंकिंग अनाउंस किया, अकॉर्डिंग टू दैट अनाउंसमेंट इंडिया के आईआईएम बेंगलोर हो, आईआईएम आईआईएम बेंगलोर, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम कोलकाता एंड आईएसबी, ये टॉप 100 जो एमबीए कोर्सेज हैं उसमें इनका नाम उस लिस्ट में शामिल हो गया है. सो 3 आईआईएम्स आर IIM Bangalore, उनका वर्ल्ड रैंकिंग 53, IIM Ahmedabad at 60 and IIM Kolkata at 65 and ISB at 86. Also, these three business schools have been ranked among the top 50 for employability. इसमें एम्प्लॉयबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखते हो तो दे आर रैंकिंग इन द टॉप 50 इंस्टीट्यूट्स ऑफ द वर्ल्ड. So it is again very important news because now number is going on increasing in the top ranking of various institutions. Next, India's food grain production hits record 332.22 million tons in 23-24. इंडिया का जो फूड प्रोडक्शन है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है इंडिया का, वो 23-24 में 332.22 मिलियन टन हुआ है एंड विच इज़ ए रिकॉर्ड प्रोडक्शन. अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर अस. India's food grain production reached a record of 332.22 million tons in 23-24 crop year ended June 22. What is the crop year period? June. July to June is the crop year. So 2024 जून के जो अभी 20 उनका जो क्रॉप ईयर ख़त्म हुआ उस साल में इंडिया ने ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर इंडिया ने 332.22 मिलियन टन्स का फूड ग्रेन प्रोडक्शन किया एंड विच इज़ ए रिकॉर्ड प्रोडक्शन. इट इज़ ड्रीवन बाय, एंड क्यों ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो गया इसमें, दिस इज ड्रीवन बाय बम्पर व्हीट एंड राइस आउटपुट. तो इंडिया ने जो 332.22 मिलियन टन्स का 2023 एंड 24 में जो रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन किया हुआ है उसमें मेजॉरिटी इंक्रीज इज बिकॉज ऑफ द व्हीट एंड राइस आउटपुट. The final estimates for 23-24 shows an increase of 2.61 million tons from the previous year's 329.6 million tons, the ministry said in a statement. So as per agricultural ministry 22-23 में जो इंडिया का प्रोडक्शन 329.6 मिलियन टन्स था, दैट हैज बीन इंक्रीज और देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 2.61 मिलियन टन्स ड्यूरिंग द ईयर एंड एज अ रिजल्ट ड्यूरिंग द लास्ट एग्रीकल्चरल ईयर India's production is increased to 332.22 million tons. Rice production touched a record of 137.82 million tons, up from 135.75 million tons in 22-23. So 22-23 में जो राइस का जो प्रोडक्शन 135.75 मिलियन टन्स था, ड्यूरिंग 23-24 इट हैज इंक्रीज टू 137.82 मिलियन टन्स. सो ऑलमोस्ट 2.07 मिलियन टन जो है वो राइस में ही इंक्रीज हुआ है. सो ऑफ द टोटल 2.61 मिलियन टन्स में से 2 मिलियन टन्स तो राइस में ही इंक्रीज हुआ है एंड दैट इज व्हाई इट इज मेंशन हियर दैट द इंक्रीज इन फूड ग्रेड प्रोडक्शन इज ड्यू टू बम्पर व्हीट एंड राइस आउटपुट. We'll go for next news. Despite protests, this is the international news. So we try to cover the important international news also. जब हम इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो न्यूज़ नॉर्मली इंडिया को अफेक्ट करते हैं उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, उसको हम कंसिडर करते हैं. डिस्पाइट प्रोटेस्ट, यूरोपियन यूनियन टू इम्प्लीमेंट डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन from December 30, 2024. So firstly we will discuss it in detail.
Firstly, we will understand it. The EU has said that it will go ahead with the implementation of its controversial EU deforestation regulation from December 30 this year as planned, despite strong protests from the countries including India, Brazil, Indonesia, and the US at WTO. So, जो यूरोपियन यूनियन ने जो अपना ईयू डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन जो बना दिया है, स्टार्ट कर दिया है एज पर देयर शेड्यूल, वो उनको 30 दिसंबर को इम्प्लीमेंट करना था। उसके लिए काफ़ी कंट्रीज़ ने इंक्लूडिंग इंडिया हो, ब्राज़ील, इंडोनेशिया एंड यूएस, उन्होंने डब्ल्यूटीओ में उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया था। लेकिन इन स्पाइट ऑफ प्रोटेस्ट मेड बाय दिस कंट्री, ईयू अपना ये जो रेगुलेशन है उसको 30 दिसंबर 2024 से इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड EUDR रिक्वायर्स, अभी अगर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इन दैट केस exporters of identified items to prove that their products are deforestation free and legally produced before they can be sold or exported to the European Union। तो अगर इसको इम्प्लीमेंट हो गया तो जो एक्सपोर्टर हैं, जो प्रोडक्ट्स इस रूल में उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, उनके जो एक्सपोर्टर्स होंगे उनको एक्सपोर्ट करने के पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि उनका जो प्रोडक्ट है वो डिफॉरेस्टेशन फ्री है एंड वो लीगली, उसका प्रोडक्शन जो है इट इज़ लीगली प्रोड्यूस। ये दो चीज़ें सेलर हो या एक्सपोर्टर हो उनको पहले प्रूव करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट ओनली वो उस प्रोडक्ट को यूरोपियन यूनियन को भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, गवर्नमेंट टू बोरो rupees 6.61 lakhs crores in H2 as targeted, maintaining its borrowing target. Government will sell bonds worth 6.61 lakhs crores in October-March H2 for the current financial year. The indication is that the overall borrowing for the full fiscal year could be less than the budgeted estimated of 14.01 lakh crores. And government borrowed 7.4 lakh crores in April-September or H1 to breach the fiscal deficit. Now we will understand it in a consolidated manner. उन्होंने क्या कह दिया है कि जो सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, दैट इज अक्टूबर 2024 टू मार्च 2025 में गवर्नमेंट 6.61 lakhs crores बोरो करेंगे। दे विल borrow it by issuing various bonds. Government will sell bonds worth 6.61 lakhs crores in October-March of the current financial year. गवर्नमेंट का टोटल साल का जो बजट है, साल का जो फिस्कल डेफिसिट जो रेज करना है, दैट दे हैव टारगेटेड इट at 14.01 lakh crores. So गवर्नमेंट की एज पर गवर्नमेंट प्लानिंग टोटल बोरोइंग्स उनको साल में 14.01 लाख करोड़ करेंगे एंड उसमें से उन्होंने फर्स्ट हाफ में, दैट इज अप्रैल सितंबर 24-25 में उन्होंने 7.4 लाख करोड़ के ऑलरेडी बोरो किए हैं। इसीलिए जो बचे हुए हैं वो 6.61 लाख करोड़ जो दे विल बोरो इट ड्यूरिंग द सेकंड हाफ एंड गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट वो उन्होंने जो फिस्कल डेफिसिट का बजट दिया हुआ है उसको एक्सीड नहीं करेंगे। दे विल मैनेज इट विद इन 14.01 लाख करोड़। Again, it is a good news from our economic point of view because when the government is maintaining their borrowing as per their budgeted requirements, then there will not be, the deficit will not get increased. Next news, the center announces increase in minimum wages rate for workers. सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वर्कर्स के लिए जो मिनिमम वेजेस हैं वो 1 अक्टूबर से बढ़ाए हुए हैं। इन अ सिग्निफिकेंट मूव टू सपोर्ट वर्कर्स, particularly those in the unorganized sector, the center has announced an increase in minimum wages rates by revising the variable dearness allowance. गवर्नमेंट ने किस तरह से बढ़ा दिया रेट?
गवर्नमेंट ने वेज रेट्स उनका जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो है उसको रिवाइज किया है। इसी की वजह से उनका जो वेज मिनिमम वेजेस जो है स्पेशली फॉर दोज वर्कर्स हु आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, उनके डेली वेजेस में बढ़ोतरी हो गई है। In a significant move to support workers, particularly those in the unorganized sector, the center has announced an increase in minimum wage rates by revising the variable dearness allowance. अभी कौन से वर्कर्स इसमें आ जाते हैं? वर्कर्स एंगेज इन वेरियस सेक्टर्स। कौन से सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को बेनिफिट होगा? इट वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लोडिंग एंड अनलोडिंग, watch and ward, sweeping, cleaning, housekeeping, mining, agriculture within the central spare establishment will benefit from the revised wage rates. So जो भी वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं एंड स्पेशली दोज वर्किंग इन बिल्डिंग का हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मीन्स रियल इस्टेट एक्टिविटीज़ में है, या लोडिंग या अनलोडिंग हो, वॉच एंड वार्ड स्टाफ करके काम कर रहे हैं, या कोई स्वीपिंग, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, माइनिंग या एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जो है इस उनके इस्टेब्लिशमेंट में जो काम करते हैं उन सभी को ये बेनिफिट मिल जाएगा। And the minimum wage rates are categorized based on the skill levels, that is unskilled, semi-skilled, skilled and high skilled, as well as by geographical areas A, B and C. So अभी जो उन्होंने नए रेट जो अनाउंस किए हैं उसको 4 लेवल में उन्होंने कैटेगराइज किया है। वो कैटेगरी उन्होंने स्किल लेवल बेसिस पे, स्किल लेवल से कैटेगरी डिसाइड की है। फर्स्ट इज अनस्किल्ड लेबर्स, second is semi-skilled laborers, third is skilled laborers and fourth is highly skilled laborers. इसी तरह से जोग्राफिकल बेसिस के ऊपर भी उन्होंने उसको अलग अलग कैटेगरीज की हुई हैं। जोग्राफिकल बेसिस पे ए एरिया, बी एरिया एंड सी एरिया, इसमें उन्होंने टोटल जोग्राफिकल एरिया डिवाइड किया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिवाइज VDA twice in a year effective from April 1st and October 1st. Based on the 6 months average increase in the consumer price index for industrial workers. तो ऊपर जो हमने पढ़ा हुआ था रिवाइजिंग ऑफ द वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, सो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो है वो साल में 2 बार उसमें गवर्नमेंट चेंज करते हैं। एक तो फर्स्ट चेंज होता है 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर एंड सेकंड चेंज विल बी ऑन द 1 अक्टूबर। हाउ दे कैलकुलेट इट? तो जो से 6 महीने का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो एवरेज इंक्रीज होता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिवीजन जो है वेजेस जो है उसमें रिवीजन किया जाता है। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर इज इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ VDA एंड दैट इज वेरी मच यूजफुल टू द वर्कर्स वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। Sri Mithun Chakravarti has been conferred the prestigious Dada Saheb Phalke Award for his unparalleled contribution to Indian cinema. So Mithun जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड वेरी अनपैरेलल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, उनके जो उन्होंने जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया है, इसीलिए मिथुन चक्रवर्ती को जो प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो दिया गया है। एंड इसीलिए PM ने उनके लिए कुछ मैसेज दिया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू PM सेड दैट ही इज ए कल्चरल आइकन admired across generations for his versatile performance. So again, this is one of the important news for you from examination point of view. So with this we will conclude our discussion. लेकिन before that मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ प्रेस दिस लाइक बटन, बिकॉज आपकी ये जो एक्टिविटी है यही मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है। यही एक्टिविटी मेरे लिए इसी तरह के अलग अलग वीडियोस बनाने में प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो ये मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को कन्वे कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं, वो भी हमारे साथ डिस्कशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सो दैट दिस विल बी बेनिफिशियल टू देम ऑल्सो, वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो
तो प्लीज़ प्रेस दिस बेल आइकन एंड गेट योर सेल्फ सब्सक्राइब, ताकि जो भी हमारे चैनल के थ्रू नोटिफिकेशंस आते हैं वो आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे एंड यू विल नॉट मिस आउट एनी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और एनी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। अगर आप जब वीडियो देखते हो या सब्सेक्वेंटली आप इसको जब अगर अंडरस्टैंड करोगे एंड आपको अगर कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो, तो आपका क्वेश्चन प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू या इस मेल आईडी पे हमें कन्वे कीजिए। डेफिनेटली वी विल रिस्पॉन्ड इट इमीडिएटली। So with this, I wish you all the best for your examination, and I wish you all the best and thank you very much.